अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। हेलो दोस्तों, स्टोरी शुरू करने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। मेरा शौहर बहुत शकी था। मेरी हिफाजत और मुझ पर नजर रखने के लिए उसने गांव से एक बूढ़ी औरत बुलवाई। वो औरत बहुत नेक थी, मेरी बहुत खिदमत करती। एक दिन बोली, बेटा तू इस घर से भाग जा, तेरा शौहर तुझे मार देगा। मैं भी डर गई और घर से भाग गई, पर फिर ख्याल आया कि शौहर बूढ़ी औरत को कुछ न कहे, इसलिए वापस घर चली गई। पर जो ही कमरे में कदम रखा टांगे कांपने लगी, क्योंकि कमरे की बड़ी दीवार और बेड पर इस औरत का मेरा नाम खालदा है। मैं गांव में ही पली बड़ी थी। शादी के बाद शहर शिफ्ट होना पड़ा। गांव की जिंदगी की निस्बत शहर की जिंदगी बहुत ही तेज रफ्तार थी। यूं लगता था कि कोई रेस है जिसमें सब एक दूसरे के पीछे भाग रहे हैं। गांव काफी हरा भरा था, हर तरफ लहलहाते खेत थे, ट्यूबवेल थे, ठंडे पानी के चश्मे थे। गो के यहाँ जरूरियाते जिंदगी की तमाम सहूलियात मुयस्सर नहीं थी, मगर फिर भी यहाँ एक अजीब सा सुकून था जो रूह तक को सरूर बख्शता था। मौसम गर्मा में हम सब दोस्तें मिलकर गांव की नहर किनारे बैठ जाया करती थी और वहां लगे दरख्त से टेक लगाकर घंटों बातें किया करती थी। हमारे गांव में लड़कियों का एक ही स्कूल था। गांव की लड़कियां इसी स्कूल में पढ़ने जाती थी। ये स्कूल मैट्रिक तक था, इससे आगे कॉलेज नहीं था। कॉलेज पढ़ने के लिए शहर जाकर रहना पड़ता था, जिसकी वजह से बहुत कम वालिदैन अपनी बच्चियों को कॉलेज भेजते थे। मेरे वालिदैन ने भी मुझे कॉलेज भेजा था पढ़ने के लिए। इससे पहले की तालीम मैंने गांव के स्कूल में ही हासिल की थी। हमारा जॉइंट फैमिली सिस्टम था, जिसमें मेरी 2 कंवारी पुप्पियां, 2 चाचू और एक ताया रहते थे। मेरी पुप्पो भी दोनों आला तालीम याफ्ता थीं, मगर अब तक इनके जोड़ का कोई रिश्ता नहीं मिला था। ये तो बस एक बहाना था। दरअसल हमारे खानदान का रिवाज था कि खानदान से बाहर शादियां नहीं की जाती थी। बेशक बेटियों को घर बिठा बिठा कर बूढ़ा कर दिया जाता, या खानदान में कोई भी बेजोड़ रिश्ता ढूंढकर उसके साथ जबरदस्ती ब्याह दिया जाता। इस तरह के बेजोड़ रिश्तों की बहुत सी मिसालें हमारे आसपास मौजूद थीं। मेरी अपनी ताया की बेटी की शादी एक ज़ेनी माजूर के साथ कर दी गई। वो बहुत ही खूबसूरत थी और पढ़ी लिखी भी, मगर इसके वालिदैन पढ़ाने के बावजूद भी इसकी शादी एक ऐसे शख्स से करवा चुके थे जिससे अपने आप का भी पता नहीं था। वो बेचारी बहुत ही बुरी सूरत हाल में फंस गई थी। मुझे लगता था कि वो भी कहीं पागल ना हो जाए। वो बहुत कम मैके आती थी, मगर जब भी आती थी तो बहुत ही परेशान रहती थी। अक्सर औकात रोती रहती थी। इसको देखकर सबको अफसोस होता था कि इतनी प्यारी और समझदार लड़की की जिंदगी को इतने बड़े इम्तिहान में डाल दिया था इसके वालिदैन के गलत फैसले ने। इसकी जवानी, उसका हुस्न, उसकी तालीम सब रोलती थी। हम इसका ये हाल देखकर अपना अंजाम सोच के थरा के रह जाती थी। हम जानते थे कि हमारे वालिदैन हमें बेशक जितनी मर्जी आला तालीम दिलवा दें, जितनी मर्जी आज़ादी दे दें, मगर वक्त आने पर वो हमें किसी भी बेजोड़ रिश्ते में बांधकर हमारी आज़ादी की राहें सलब कर देंगे, या फिर हमें उम्र भर अच्छे रिश्तों के इंतजार में घर पर बिठा दिया जाता था। हमारी बरादरी की कितनी ही लड़कियां अच्छे रिश्तों के इंतजार में माँ बाप की दहलीज पर ही बूढ़ी होती जा रही थी। मेरी अपनी पुप्पों की गैर बरादरी से कई पढ़े लिखे लोगों के रिश्ते आए थे, मगर इनमें से एक भी रिश्ता किसी ने कबूल नहीं किया। घर वालों के बकौल गैर बरादरी में रिश्ता करके नाक नहीं कटवानी। बरादरी वालों के सामने इन सबको बरादरी की तो बड़ी फिक्र थी, मगर इन लड़कियों पर जुल्म करते हुए ये ख्याल नहीं आता था कि अल्लाह को इनके बारे में क्या जवाब देंगे। इन्हें तो बस बरादरी का ही डर और जम था। वो बस इसी एक चीज का दम भरते थे। मेरा तो इन सब चीजों से दिल उकताता था। मुझे समझ नहीं आती थी कि अगर यही सब करना होता है उन्होंने हमारे साथ, तो हमें पढ़ाते क्यों थे? क्यों हमारे दिमाग के बंद दरीचों को खोलते थे? क्यों हमें आगाही देते थे? जब पाबंदे सलासल ही करना था तो जंजीर पा करने से पहले ये कौन सी आजादी थी जिसका जायका चखाया जाता था और फिर अमृत को हमेशा के लिए छीन लिया जाता था। आज तक हमारे खानदान की किसी औरत ने अपने हक के लिए आवाज नहीं उठाई थी, और शायद यही सबसे बड़ी वजह थी जिसकी वजह से आज तक कोई इस बेहुदा रस्म को रोक नहीं पाया था। अगर कोई एक भी आवाज उठाता तो आज ये सूरत हाल न होती, बल्कि हालात मुख्तलिफ होते। मेरे बड़े भाई की शादी भी इसी रस्म का शख्साना थी, मगर मेरे भाई ने एक शादी शहर में भी अपनी पसंद की कर रखी थी। भाभी की उम्र भाई से काफी ज्यादा थी। जब इनकी शादी की सही उम्र थी, इस वक्त तो उन्हें घर बिठाए रखा और फिर बाद में उनसे कई साल छोटे मेरे भाई से जबरदस्ती ब्याह दिया गया। भाई को कोई और लड़की पसंद थी और भाभी में कोई दिलचस्पी न थी।
इसलिए वो शहर में ही रहते थे अपनी दूसरी बीवी के पास। हमारे यहाँ मर्दों को गैर बरादरी में शादी करना मना नहीं था, बिल्कुल भी। बस ये रस्म और रिवाज औरतों के लिए ही थे और औरतों पर ही लागू होते थे, मर्दों पर कोई पाबंदी नहीं थी। भाभी बेचारी बहुत ही परेशान रहती थी। इनका घर बस के भी नहीं बच सका था, ऊपर से इनकी शादी जिससे हुई वो भी इनसे लापरवाही था। उसे कोई फिक्र नहीं होती थी कि वो कैसी हैं कैसी नहीं। मैं अक्सर ही भाई से कहती थी कि इनका ख्याल रखा करे, मगर वो कहता था कि ये शादी जबरदस्ती की गई थी। तो मैंने कहा, तो ये ख्याल शादी करते वक्त तुम्हें क्यों नहीं आया? तुम लोग बस जिंदगियां बसाने के नाम पर जिंदगियां तबाह करना जानते हो। हम में से हर लड़की की जिंदगी तुम मर्दों ने खराब की है। मेरे मुंह से इतने बागी जुमले सुनकर कुछ पल को वो साकित ही रह गया। फिर बोला कि तुम अपने इन ख्यालात का इजहार गलती से भी किसी के सामने मत करना, वरना अंजाम तुम जानती हो। तुम्हें अच्छे से पता है कि यहाँ हर उठने वाली आवाज का गला घोंट दिया जाता है, और अगर तुम्हारे लहजे के पीछे छुपा बागीपन किसी की नजरों में आ गया ना, तो तुम्हारी जगह जमीन के नीचे होगी। इसलिए आइंदा बोलते हुए आसपास का ध्यान रखना, कहीं ये ना हो कि तुम्हारी आवाज हमेशा के लिए ही बंद कर दी जाए। इसकी बातें सुनकर मैं दहल कर रह गई, क्योंकि कह तो वो बिल्कुल भी सही रहा था, मगर अपने दिलो दिमाग का क्या करती जो गलत चीजों को कभी कबूल नहीं कर पाता था। हालांकि मैं भी इसी घर में इसी खानदान में पैदा हुई थी, मुझे भी दूसरी लड़कियों की तरह बेहिस बन जाना चाहिए था, मगर मैं ऐसा नहीं कर सकती थी। मेरे अंदर का इंसान मुझे ऐसा नहीं करने देता था। मुझे लगता था कि मैंने अगर इस जुल्म के खिलाफ आवाज ना उठाई तो ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा और हमारी आने वाली नस्लों को तबाह कर देगा। मगर मैं क्या करती और कैसे करती, मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा था, कुछ सुझाई नहीं दे रहा था। वक्त न जाने मुझे किस मोड़ पर जाकर खड़ा करते, कोई मेरे साथ खड़ा भी होगा या नहीं, और इसका अंजाम क्या होगा, मुझे ये सब बिल्कुल भी नहीं पता था। मगर एक बात थी जो मैंने सोच ली थी, और वो ये कि मैं हर हाल में कभी न कभी किसी न किसी सूरत हाल में भी जरूर आवाज उठाऊंगी। गांव में मेरी दोस्ती बहुत सी लड़कियों से थी, इनमें से बेशतर हमारी बरादरी की नहीं थी, और जब भी इनके यहाँ कोई शादी वगैरह होती तो मैं देखती थी कि वो लोग बेजोड़ शादी नहीं बनाते थे, बल्कि उनके यहाँ बहुत अच्छे रिश्ते बनाए जाते थे। यूं वो सब आपस में बहुत खुश रहते थे। एक हमारा ही घर था जहाँ ये सब फजूल रस्में मानी जाती थी और इन पर सख्ती से अमल भी किया जाता था, और यही वजह थी कि कोई भी लड़की इन सब बातों के खिलाफ आवाज नहीं उठाती थी। मेरे घर वाले गैर बरादरी वालों से मेलजोल पसंद नहीं करते थे, मगर मैं ऐसा कुछ नहीं सोचती थी, ना ही ऐसी बातों को मानती थी। इसलिए मेरी दोस्ती तो तकरीबन गांव की हर लड़की से थी, और मेरी अम्मा को मेरी इन दोस्तियों पर सबसे ज्यादा एतराज था, इसीलिए वो इन सब के खिलाफ भी थी। मेरे घर के लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि मैं ऐसे लोगों से दोस्ती रखूं जो हमारी बरादरी के नहीं हैं, मगर मैं परवाह नहीं करती थी। अपने दोस्तों के साथ गांव भर में घूमती फिरती थी, अक्सर औकात नहर किनारे बैठ जाया करती थी। जब भी गांव का मेला लगता था तो इसमें भी इनके साथ जरूर जाती थी। मुझे इस तरह जिंदगी जीना बहुत पसंद थी। मैं इंसानों को इंसान ही समझती थी और इनसे इंसानों वाला ही सलूक करती थी। मुझे गांव की शादियां देखने का बड़ा शौक था, मगर मेरी अम्मा मुझे इन शादियों में नहीं जाने देती थी। फरीदा मेरी दोस्त थी और वहीं हमारे गांव में ही रहती थी। इसके 2 भाई थे और एक बड़ी बहन। इसकी बहन की और एक भाई की शादी थी और उसने मुझे भी इस शादी में बुलाया था। मैं नहीं जानती थी कि अम्मा मुझे इस शादी में जाने भी देंगी या नहीं, क्योंकि अम्मा को बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि मैं किसी गैर बरादरी की लड़की से ताल्लुकात रखूं, इनसे मेलजोल रखूं। मेरी माँ को भी बरादरी का जम था, वो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, तभी वो बआसानी इन बातों पर यकीन कर लेती थी जो खानदान वालों की तरफ से उन्हें बताई जाती थी। उन्हें वो सबक बचपन से रटाए गए थे। अम्मा के मैके में पढ़ाई का कोई तस्वर नहीं था, और शायद सही ही था, क्योंकि फायदा तो कोई नहीं था जब कोई कुछ करता ही नहीं था अपने हक के लिए। जाहलों की तरह गलत पर सर झुका देते थे, तो इससे ज्यादा तो अनपढ़ रहना ही बेहतर था। मैं कभी कभी ये सब सोचते हुए बहुत तलख हो जाती थी और सोचती थी कि बेटियां आज भी ब्याही जाती हैं, बस तरीका बदल लिया गया है, वरना बाकी जिंदा दरगोर तो उन्हें आज भी किया जाता है। और इसकी कई मिसालें भरी पड़ी थीं। हमारे गांव में एक वडेरा था, वो हमारी ही बरादरी का था। उसके 2 बेटे थे और 4 बेटियां, वो भी नसूलों पर सख्ती से अमल पैरा था। तभी उसने अपने घर में 2 बूढ़ी होती बेटियों को बैठा रखा था, सिर्फ और सिर्फ बरादरी में रिश्ते न मिलने की वजह से। इसका एक बेटा तो बाप की तरह ही था, मगरूर और चालबाज। इलाके के लोगों को अपनी मुट्ठी में रखना
अच्छे से जानता था और गरीबों पर खूब जुल्म भी करता था। मगर दूसरा बेटा जो कि वडेरे की तमाम औलाद में सबसे छोटा था, वो वडेरे का भी बहुत ही लाडला था। उसका नाम शाहजल था और वो इन रवायात और रस्मों से सख्त तंग और उकताया हुआ रहता था। वडेरे को बेशक इसके ख्यालात से बागीपन की बू आती थी, मगर वो उसे ज्यादा कुछ नहीं कहता था क्योंकि इसमें उसकी जान बसती थी। शाहजल ज्यादातर शहर में ही रहता था। उसे गांव के अजीब असूल, खास तौर पर वडेरा सिस्टम बिल्कुल भी पसंद नहीं था। गांव के लोग जिस तरह उसके बाप और भाई से डरते थे, उसे देखकर उसका दिल बहुत ही ज्यादा जलता था। उसे बरादरी में ही लड़कियों की शादियां करने के रिवाज से भी सख्त इख्तलाफ था और मैं इस सब मामलात में उसकी सबसे बड़ी हामी थी। हम चूंकि करीबी रिश्तेदार और एक ही बरादरी के थे, तो कभी न कभी हमारा टाकरा हो ही जाता था, जिसकी वजह से एक दूसरे के ख्यालात से गाहे बगाहे हमें आगाही मिलती ही रहती थी। इसलिए हम दोनों एक दूसरे के हम नवा थे। वो न सिर्फ हमारा रिश्तेदार था बल्कि मेरे छोटे भाई का बहुत ही अच्छा दोस्त भी था। शायद उसकी सोहबत का असर था जो मेरा भाई भी इस सब निजाम को पसंद नहीं करता था। चलो, कोई तो मेरा हम ख्याल था, कोई तो ऐसा था जो मुझे समझता था। और मेरा भाई और शाहजल ज्यादातर शहर में ही रहते थे। इसकी बहनें भी पढ़ी लिखी थी, मगर उनके घर की कहानी भी वही थी। घर की दहलीज पर ही बेटियों को बूढ़ा कर दिया जाता। मेरी पुप्पो भी यही सब सह रही थी। मैं अक्सर पुप्पो से पूछती थी कि पुप्पो, आप लोगों ने कभी अपने हक में बोलने की कोशिश क्यों नहीं की? क्यों आपने कभी अपने लिए आवाज नहीं उठाई? अगर कोई एक भी आवाज उठाती तो आज इतनी लड़कियों की जिंदगियां यूं बर्बाद ना हो रही होती। मेरी बात पर पुप्पो ने कहा कि हमको बेशक हर चीज की आजादी दी जाती है, मगर हमारे परों और जुबानों को काट दिया जाता है। हमारी सोचों पर पहरे बैठा दिए जाते हैं। इस गांव की कितनी ही लड़कियां इस रस्म की भेंट चढ़ा दी गईं। कोई आवाज उठाना भी चाहता तो इसकी आवाज को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया जाता है। यही अंजाम होता है यहाँ आवाज उठाने का। हमारी कोई हैसियत नहीं होती इस सब के नजदीक। इनके लिए इनके रस्म रिवाज बहुत अहम होते हैं। पुप्पो की बातें सुनकर मैं बहुत ही अफसुर्दा हो गई थी, क्योंकि वो तो कह तो बिल्कुल ही सही रही थी। मैं अब बरमला अपने ख्यालात का इजहार करती थी, जिस पर भाई मुझे बहुत समझाता था कि मैं ये सब करके अपने लिए मुश्किलात खड़ी कर लूंगी, क्योंकि यहाँ सच बोलना ही शायद सबसे बड़ा जुर्म था। अगर गलती से भी किसी के कानों में, खास तौर से अब्बा के कानों में मेरे ख्यालात पहुंच गए तो न जाने वो क्या करेंगे। मगर मैं कुछ खास परवाह नहीं करती थी, क्योंकि इस वक्त दिल में एक बलबला और जज्बा था कि सबको इस रस्म से निजात दिलानी है, इसको खत्म करना है। मगर मुझे बहुत बाद में अंदाजा हुआ इस बात का कि मेरा भाई और पुप्पो बिल्कुल सही कहते थे कि ये ख्यालात काबिल माफी नहीं होंगे, और अगर ये वाकई घर के दीगर मर्दों तक पहुंच गए तो इसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा, क्योंकि वो ऐसी आवाजों को किसी के कानों तक पहुंचने से पहले ही दबा देते थे। मेरी आवाज भी न जाने कब और कैसे मेरे अब्बा के कानों तक पहुंच गई थी। उन्होंने फौरी तौर पर इसको दबाने की कोशिश की, और इनकी ये कोशिश किस हद तक कामयाब रही ये आपको मैं इस कहानी के इख्तिताम पर बताऊंगी। अभी तो आपको मैं वो एहतियाती तदाबीर बताऊंगी कि जिनको अपनाकर हमारे गांव में हर उठने वाली आवाज को दबा दिया जाता था। मगर जब एक बार किसी के दिमाग में शऊर जाग जाता है तो उसे खत्म करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाता है। मेरे घर वालों ने भी ये कोशिश की थी और मुझे बहुत ही बुरे हालात में पहुंचा दिया था। तभी मुझे अंदाजा हुआ कि ये जद्दोजहद कोई आसान नहीं है, एक आग का दरिया था जो पार करना था मुझे। एक दिन अम्मा ने मुझे कहा कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, काम से फारिग होकर मेरे पास आ जाना। मैं जैसे ही कामकाज से फारिग हुई तो अम्मा के पास चली आई। अम्मा ने मुझे बैठने का कहा और फिर बोली कि मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि अब तुम बड़ी हो गई हो और घर बार संभालने के काबिल हो गई हो, तो तुम्हारे अब्बा चाहते हैं कि तुम्हारी शादी कर दी जाए, इसलिए उन्होंने तुम्हारा रिश्ता पक्का कर दिया है। अब बस तैयारी करो, हम जल्द ही तुम्हारी शादी करके तुम्हें रुखसत कर देंगे। अम्मा की बात सुनकर तो मैं शुश्तर रह गई थी। यूं अचानक इस फैसले की आखिर क्या वजह हो सकती थी, और इन्होंने किससे मेरा रिश्ता तय किया होगा? कौन होगा वो? कोई शराबी, कोई ज़हनी मासूर या फिर कोई जवारी? मेरा यूं अचानक तय होने वाला रिश्ता मुझे हैरत की गहराइयों में डुबो गया था। मुझे समझ नहीं आई कि यूं इस तरह अचानक से मेरी शादी तय करने की क्या वजह थी। अभी तो मुझसे बड़ी लड़कियां घर पर शादी के लिए मौजूद थीं, मगर उन्हें छोड़कर मुझे क्यों चुना गया? अभी तो मुझे ये तक नहीं पता था कि मेरी शादी किससे की जा रही है।
तभी मैं थोड़ी उलझन में थी, मगर मेरे हवास तो तब उड़े जब मुझे भाभी ने बताया कि मेरा रिश्ता मुझसे डबल उम्र के एक शख्स के साथ तय किया गया है। और जब उन्होंने बाकी तफसीलात बताई तो मुझे पता चला कि ये तो वही शख्स है जिसकी बीवी कुछ दिन पहले ही इसके जुल्म सह सह कर इस जिंदगी से हार मान गई थी, और अभी उसकी वफात को चंद दिन ही हुए थे कि वो दूसरा बर ढूंढने निकल गया और एक जालिम शख्स था। और ये बात सभी जानते थे, मगर फिर भी सब जानते बूझते मेरी शादी उससे तय कर रहे थे। मैंने सारी बात जानकर घर वालों को इनकार करना चाहा, मगर अम्मा ने मेरी इस कोशिश को नाकाम बना दिया। मगर मेरा इरादा हरगिज भी इस तरह की जबरदस्ती शादी के बंधन में बांधने का नहीं था। तभी मैं जितना एहतजाज कर सकती थी मैंने किया। तभी मुझे पता चला कि मेरी इतनी जल्दी शादी करने के पीछे आखिर वजह क्या थी। दरअसल न जाने कैसे मगर अब्बा तक मेरे ख्यालात पहुंच गए, और इन्हीं ख्यालात को सुनकर उन्होंने मेरी शादी इतनी जल्दबाजी में तय कर दी थी। उन्हें डर था कि कहीं मैं इस बागीपन की हवा में बाकी लड़कियों को भी अपने जैसा न बना दूं। उन्हें डर था कि अगर इस घर से इन रवाजों के खिलाफ एक से ज्यादा आवाजें उठी तो वो हरगिज उन्हें रोक ना पाएंगे। इसलिए उन्होंने चुपचाप ही इस पहली आवाज को ही रोक देने का फैसला किया और इसका हल शादी निकाला। एक मजे की बात आपको बताऊं, हमारे यहाँ हर चीज का हतमी हल शादी ही निकाला जाता था। मुझे तो इस सब से अजीब सी चिढ़ हो चुकी थी, मगर अब मुझे ही इसकी भीड़ चढ़ाया जा रहा था। मेरे छोटे भाई को पता चला तो वो शहर से भागा आया और बोला कि क्या हुआ, आखिर यूं इतनी इमरजेंसी में शादी क्यों तय की जा रही है। तो इसके सवाल पर मैंने बिना हिचकिचाए उसे सारी बात बता दी। तो वो बोला, मैंने तुम्हें समझाया भी था कि घर पर किसी के कान में तुम्हारे ख्यालात की हवा लग गई ना तो बहुत बुरा अंजाम होगा। अब देख लो खुद ही कि क्या हो रहा है। जिस शख्स से तुम्हारी शादी कर रहे हैं ना ये लोग, वो अव्वल दर्जे का शक्की मर्द है। अपनी पहली बीवी को भी उसने शक की जद में आकर मारा पीटा, जिसकी वजह से उसकी हालत बहुत खराब हो गई थी, और फिर बिलाखिर वो बेचारी अपनी जान की बाजी हार गई थी। और अब तुम्हें इसके साथ बांधा जा रहा है। कैसे रहोगी तुम इस जैसे शख्स के साथ? मैंने कहा तुम मेरी मदद करो, अब्बा से बात करो, हो सकता है कोई हल मिल जाए। मगर उसने साफ मना कर दिया कि वो किसी से बात नहीं करेगा, क्योंकि अब्बा पहले ही बहुत ज्यादा गुस्से में हैं और मैं उनसे इस वक्त कोई बात नहीं कर सकता, मगर बाद में कोशिश जरूर करूंगा। अब तुम आराम करो। मैं तुम्हें क्या कहूँ, मैंने तुम्हें मना भी किया था मगर तुम बास नहीं आई। मैंने भाई की बात सुनकर कहा तो क्या गलत बात मान लेती या उसे सही कह देती। मेरी बात पर वो बस मेरी तरफ देख कर रह गया। फिर उसने न जाने अब्बा से क्या बात की। इन दोनों के बीच बहुत बहस भी हुई, मगर अब्बा फिर भी न माने, उल्टा भाई को ही बातें सुनाने लगे। हमारी हर कोशिश नाकाम जा रही थी। हमने सब करके देख लिया, मगर अब्बा अपने फैसले से पीछे नहीं हटे थे। इसलिए उन्होंने वही किया जो सोचा था। उन्होंने मेरी शादी जल्दी जल्दी इस आदमी से करा दी। मैंने तो अब तक इसको देखा भी नहीं था। शादी के बाद वो मुझे लेकर शहर चलाया और वो यहीं पर काम करता था। शुरू के दिन तो उसका रवैया मेरे साथ बिल्कुल ही नॉर्मल रहा। लोग इसके बारे में जो कुछ बोलते थे, इस वक्त तो वो इसके बरक्स ही पेश आ रहा था। मुझे लगा शायद इसका जहन बदल गया हो, शायद अब वो वैसा ना रहा हो। मेरे साथ शायद इसका रवैया बेहतर रहे या हमारी जिंदगी अच्छी गुजर जाए, मगर ये सब मेरी सिर्फ खाम ख्याली थी, क्योंकि वो बिल्कुल वैसा नहीं था जैसा मैंने उसके बारे में दूसरों से सुना था। वो जरा नहीं बदला था। उसे शक करने की बहुत आदत थी। वो मुझ पर हर वक्त नजर रखता, मगर जब उसके काम का हर्ज होने लगा तो उसने गांव से ही एक बूढ़ी औरत को बुलवा लिया ताकि वो मुझ पर नजर रख सके। मेरे शौहर ने उसे जिस भी मकसद से बुलाया हो, मगर वो बहुत ही नेक और खिदमत गुजार औरत थी। वो मेरे शौहर के खानदान की ही थी और मेरे शौहर को बहुत अच्छे से जानती भी थी। वो दरअसल इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। मेरा शौहर एक बहुत ही जालिम शख्स था और साथ साथ ही बहुत ही बदतमीज भी। तभी कोई इसके मुंह लगना पसंद नहीं करता था। पता नहीं अब्बा ने इसमें क्या देखकर मेरी शादी इससे कर दी थी। वैसे कहने को तो हमारे खानदान के मर्द अपनी बेटियों से बहुत प्यार करते थे, इन पर जान छिड़कते थे, मगर जब बात इनके फालतू रस्म रिवाज की आ जाती थी, वहां इनका दिल एकदम पत्थर का हो जाता था। बिल्कुल ही बेहिस हो जाते थे वो, जैसे इनमें कोई किसी भी किस्म के जज्बात ही मौजूद ना हो। इसलिए मुझे लगता था कि इनका वो प्यार भी झूठा ही होता है। मुझे भी अब्बा लाख प्यार जताते थे, मुझे पढ़ाया लिखाया था, हर सहूलत दी थी, मगर आखिर में क्या किया था?
मुझे कैसे शख्स के पल्लू बांध दिया जो मुझ पर सिर्फ शक करता था, और अब तो उसने मुझ पर हाथ भी उठाना शुरू कर दिया था। मैं उसकी रोज रोज की मार सह सह कर अब थक गई थी। वो एक निश्चय था। जब भी नशे में चूर होकर घर आता तो मुझे यूं ही मारा पीटा करता था। मेरी हालत बहुत बुरी होती जा रही थी। हर गुजरते दिन के साथ मुझे उससे नफरत होती जा रही थी। वो जब भी नशे की हालत में मेरे करीब आता था तो मुझे उससे कराहत आती थी। उसके मुंह से उठते बदबू के भभके मेरे दिमाग को झंझना देते थे। सिर्फ यही नहीं बल्कि वो एक अय्याश इंसान भी था। शहर भर में उसकी अय्याशी की दास्तानें मशहूर थीं। उसे कोई रोकने टोकने वाला नहीं था, और उसके नजदीक मेरी इतनी अहमियत नहीं थी कि मैं उससे कोई सवाल जवाब कर सकूं। जब से मेरी शादी हुई थी तब से वो मुझे एक बार भी मैके नहीं लेकर गया था। ना ही मेरे घर वालों में से कभी कोई मुझसे मिलने के लिए आया था। शुरू में मुझे उनकी बेहिस्सी पर बहुत ताव आता था, मगर फिर मैंने भी कुछ सोचना छोड़ दिया। जब वो खुद ही एक दरिंदे के हाथों मुझे थमाकर भूल चुके थे तो मैं भी क्यों सोचती उनके बारे में, क्यों उनसे मिलने के बारे में सोचती। मगर सबसे ज्यादा शिकवा तो मुझे अपने छोटे भाई से था, जो मुझे इस बीच मंझधार में छोड़ गया था। मेरा घर वालों से कोई राब्ता भी नहीं था, होता भी तो कैसे। घर पर ऐसी कोई चीज मौजूद नहीं थी जिससे मैं घर वालों से राब्ता कर सकती। मेरे शकी शौहर ने मुझे बिल्कुल ही कैद करके रख दिया था। ना वो मुझे कहीं आने जाने देता था और ना ही किसी को घर पर आने देता था। खुद चाहे वो कितने कितने दिन ही बाहर क्यों न रहता हो, मगर मुझे घर से बाहर भी नहीं देखने देता था। इसलिए मैंने भी हर कोशिश तर्क कर दी। मैं जो इन रस्म रिवाज को बदल देने की दावेदार थी अब बिल्कुल ही खत्म होकर रह गई थी। वो उमंग, वो लगन तो जैसे मेरे अंदर कहीं सो गई थी। जैसे मेरी आंखों पर सजा हर ख्वाब टूटकर बिखर गया था। मैं जो अब बदल देने के दावे करती थी पहले ही मरहले पर हार बैठी थी, और इस बुरी तरह हारी थी कि दोबारा खड़े होने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। पूरा दिन घर में तन्हा रहती थी और ये तन्हाई काट खाने को दौड़ती। बस इस बूढ़ी औरत के होने की वजह से दोसराहट का एहसास रहता था, वगरना मैं अब तक तो पूरी पागल हो चुकी होती। आधी तो मैं वैसे ही हो गई थी, अब बाकी आधी भी होने वाली थी। एक दिन मेरा शौहर मामूल से थोड़ा पहले घर आ गया। हम दोनों ही हैरान हो गए, क्योंकि इतने अरसे में ये पहली बार हो रहा था कि वो जल्दी घर आ रहा था। मगर यूं उसका अचानक से जल्दी घर आ जाना कुछ अच्छा साबित न हुआ था मेरे लिए। वो बहुत बुरी तरह नशे में डूबा हुआ था और मुझे देखते ही खींचते हुए कमरे में ले गया और मुझे खूब मारा पीटा। उस दिन उसने मुझे बहुत ही बुरी तरह पीटा, इतना ज्यादा कि मेरा खून निकलना शुरू हो गया। मेरे सर के पिछले हिस्से पर बहुत चोट आई थी। जब वो मुझे मार मार कर थक गया तो नशे की हालत में ही धुत एक तरफ पड़कर सो गया और मैं पूरी रात वहीं बैठी सिसकती रही थी। अगले दिन जब सुबह मैं उठकर बाहर आई तो बूढ़ी अम्मा मुझे देखकर परेशान हो गई। मेरा पूरा चेहरा जख्मों से भरा हुआ था। उन्होंने फौरन से मुझे दवा दी। थोड़ी देर तो वो मुझे चुपचाप देखती रही, फिर बोली, बेटी देखो ये बहुत जालिम शख्स है, अपनी पहली बीवी को भी ऐसे ही मारता था, तभी तो वो बेचारी अपनी जान से चली गई। तो इस शख्स से पीछा छुड़ा ले, भाग जा यहाँ से। मैंने कहा, अम्मा कहाँ जाऊंगी, घर वाले तो ब्याह कर भूल ही गए हैं। तो अम्मा ने कहा कि ऐसा कर, तू अपने भाई को कॉल कर। मैंने अम्मा की बात मानते हुए छोटे भाई को कॉल करके मुख्तसर सी सूरत हाल बताई और उससे इसके घर का पता मांगा। तो उसने मुझे अपना पता दिया। उसके लहजे से लगता था कि वो मेरे लिए बहुत ही परेशान रहा था। मैंने जल्दी से 2-3 जोड़े डाले एक बैग में और घर से भाग निकली। मुझे भाई के दिए गए एड्रेस पर पहुंचना था, इसीलिए मैंने जल्दी से एक रिक्शा रोका और इसमें बैठकर इस पते पर जाने को कहा। मगर आधे रास्ते पर पहुंचकर मुझे बूढ़ी अम्मा का ख्याल आया कि कहीं मेरा शौहर बूढ़ी अम्मा को कुछ न कह दे। इसी ख्याल के तहत मैंने रिक्शे वाले को वापस चलने को कहा। जैसे ही मैं घर में दाखिल हुई तो मुझे अजीब सी खामोशी का एहसास हुआ। मुझे बूढ़ी अम्मा भी कहीं नहीं दिख रही थी। मैंने उन्हें पूरे घर में देखा मगर वो मुझे कहीं नहीं दिखाई दी। तभी किसी ख्याल के तहत मैं बैग लिए तेजी से अपने कमरे की तरफ बढ़ी और जैसे ही मैं कमरे में दाखिल हुई तो मेरी टांगें कांपने लगी, क्योंकि सामने ही दीवार पर और बेड पर इस औरत के जिस्म से निकलते खून के छींटे पड़े थे और वो बेड पर बड़ी तकलीफ की शिद्दत से तड़प रही थी। इससे पहले कि मैं उसकी तरफ बढ़ती, उसी पल मुझे अपने पीछे दरवाजा बंद होने की आवाज आई। तो मैंने डरते डरते पीछे मुड़कर देखा तो मेरा शौहर हाथ में डंडा लिए खड़ा था
और यकीनन कुछ देर पहले उसने इसी डंडे से बूढ़ी अम्मा को पीटा था। अब मेरी बारी थी। वो खतरनाक तेवर लिए मेरी तरफ बढ़ा। मैं डर कर दीवार से लग गई थी। वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ा और मुझ पर बहुत बुरी तरह से लगातार डंडे बरसाने लगा। मेरी चीखें पूरे घर में गूंज रही थीं। कुछ देर बाद मैं दर्द से बेहोश हो गई। मेरी जब दोबारा आंख खुली तो मैंने खुद को अस्पताल के कमरे में पाया। मेरा पूरा जिस्म जख्मों से चूर था और इन पर से शदीद टीसें उठ रही थीं। मेरी नजर आसपास पड़ी तो वहां एक नर्स थी जो मुझे होश में आता देखकर तेजी से मेरी तरफ बढ़ी। फिर वो डॉक्टर को बुलाने भागी। डॉक्टर आई और मेरा चेकअप किया। कुछ देर बाद ही कमरे का दरवाजा खुला और भाई अंदर आया। मेरे पास आकर बैठ गया। डॉक्टर बाहर गई तो इसने मुझसे पूछा, कैसी हो, ठीक हो? मैंने उसका सवाल नजरअंदाज करके उससे पूछा कि बूढ़ी अम्मा कहाँ है। तो उसने बताया कि वो भी साथ वाले रूम में है, उन्हें भी होश आ चुका है और वो अब काफी बेहतर हैं। मगर तुम्हारी हालत बहुत खराब थी, 2 दिन हो गए तुम्हें बेहोश हुए। मैंने कहा कि मुझे यहाँ तुम लाए हो, तो उसने इस बात में सर हिला दिया। फिर बोला, तुमने आने का कहा था, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, मगर जब काफी देर तक तुम नहीं आई तो मैंने तुम्हारे घर के नंबर से तुम्हें ढूंढा और जब मैं वहां पहुंचा तो तुम बहुत बुरी हालत में थी। तुम्हें गांव के वडेरे का बेटा शाजल तो याद ही होगा, जो मेरा दोस्त था। वो भी इस दिन मेरे साथ ही था। तुम्हारे शोहर को इसने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। घर पर अब्बा को इत्तला दे दी मैंने, मगर उन्हें तुमसे मिलने नहीं दिया, क्योंकि ये सब उनकी वजह से ही हुआ है। तुम्हारी शादी के बाद तुम्हारा शोहर तुम्हें ले गया और कहाँ रह रहे थे तुम लोग, मुझे कुछ नहीं पता था। मैंने बहुत ढूंढा तुम्हें, मगर तुम नहीं मिली। अब इस शख्स से मैं तुम्हें तलाक दिलवा दूंगा, चाहे कुछ भी हो। मैं तुम्हें इस हाल में नहीं देख सकता। अभी कुछ दिन मैं तुम्हें शाजल के घर रखूंगा। उसकी एक बहन वही रहती है पढ़ने के लिए, तुम वहां महफूज रहोगी। फिर कुछ दिन बाद मुझे अस्पताल से शाजल के घर शिफ्ट कर दिया गया। इसकी बहन मेरी ही हम उम्र थी, इसलिए उससे अच्छी दोस्ती हो गई। कुछ दिन बाद गांव से अम्मा अब्बा भी आए, मगर भाई अपने फैसले से पीछे नहीं हटा। उसने मुझे मेरे शौहर से तलाक दिलवा दी। फिर उसने भाभी को भी तलाक दे दी। वो नहीं चाहता था कि उसकी आस में बैठी रहे, ये एक अनचाहा रिश्ता निभाएं। काफी अरसा गुजर गया था इस वाक़े को। मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी, 2 साल हो गए थे। मैं भाई के साथ शहर में ही रह रही थी। मेरी तालीम मुकम्मल होने वाली थी। इन्हीं दिनों एक दिन अचानक शाजल के माँ बाप मेरे लिए शाजल का रिश्ता लेकर आ गए। भाई ने फौरन इस रिश्ते को मंजूर कर लिया और मेरा निकाह कर दिया गया। मैं इस रिश्ते से बहुत खुश थी। बूढ़ी अम्मा मेरे ही साथ रह रही थी। जैसे भी सही मेरे भाई ने हिम्मत करके मेरे लिए कदम उठाया और मुझे जालिम से निजात दिलाई थी।